हेलो गाइस, वेलकम टू तल्लूस क्लासेस। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.5। आज हम इस वीडियो में इस पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इससे पहले हमने और भी एक्सरसाइज कवर करी हैं जिसमें हमने पढ़ा है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड नाउ इज़ टर्न ऑफ 1.5। तो इसके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम 9th क्लास मैथ्स की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम 1.5 को कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपनी बुक में पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसके 4 पार्ट दिए गए हैं हमें। तो चलिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 2 - √5। इस व्यंजक को हमें बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो हम कैसे बता सकते हैं। आप लोग एक बात याद रखिए, जब किसी भी अपरिमेय संख्या से कोई भी परिमेय संख्या का भाग, गुणा, माइनस, प्लस, घटाना या जोड़ जो भी होता है, किसी अपरिमेय संख्या से अगर परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम कराते हैं तो उसका आंसर जो आता है, जो उसका हल होता है, वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है और √5 जो है, √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो पूरा व्यंजक है इसका जो हल होगा वो क्या होगा, एक अपरिमेय हल होगा। तो इसको हम अपरिमेय कर देते हैं। तो नाउ अब हम सेकंड पार्ट को हल करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 3 + √23 और -√23। अगर गाइस आपको नहीं पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है तो आप जाके 1.1 एक्सरसाइज को देखिए, और मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना के रखी है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, संख्या पद्धति क्या होती है, कैसे इसमें परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, कैसे वास्तविक संख्याएं होती हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन का पार्ट सेकंड हल करते हैं और देखते हैं ये परिमेय है या अपरिमेय। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस कोष्ठक को जब खोलेंगे तो आएगा 3 + √23 -√23। तो √23 प्लस के, √23 माइनस के, √23 प्लस के और √23 माइनस के प्लस माइनस घटते हैं। तो √23 से √23 जाएगा तो आएगा 0। तो जो आएगा 3 + 0। तो जो आंसर होगा वो होगा, जब 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए हम 3 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 को मानकर इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो होगी हमारी, वो होगी परिमेय। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट थर्ड को। इसका थर्ड पार्ट है 2 √7 / 7 √7। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों गुणा में है। 2 और √7 का आपस में क्या हो रहा है, गुणा, और 7 गुणा √7। ऊपर नीचे भाग लग जाता है गाइस, काट देते हैं हम संख्याओं को। तो √7 से √7 कट गया और जो आया है हमारा 2/7, जो कि है P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं।
तो ये हमारा जो होगा वो एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय। इसी तरीके से पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है हमारा 1/√2। हमने बताया है गाइस, जब किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का गुणा या भाग होता है तो आंसर जो होता है, इसका हल जो होता है, वो एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो जब परिमेय संख्या में यानी कि 1 में अपरिमेय संख्या यानी कि √2 का जब भाग लगेगा तो जो इसका हल जो आएगा वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं अपरिमेय, इस तरीके से। अब सॉल्व करते हैं हम अपने पार्ट 5 को। तो हमें दिया है 2π, इस तरीके से हमें दिया है। तो हमने बताया है गाइस, जब किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का गुणा या भाग होता है तो हल जो आता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई की वैल्यू जो होती है, इन दोनों के बीच गुणा है, गुणा का निशान हम लगा देते हैं। पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7। 22/7 तो इसकी वैल्यू होती है, इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। बट इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत, अनफसानी, अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है 22/7। इसलिए पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने बताया है, जब परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा होता है तो जो हल आता है वो एक अपरिमेय संख्या ही होती है। इसलिए 2π जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से चलिए गाइस, हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे लैंड करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अपनी बुक में पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ सर्वसमीकाएँ देख लेते हैं जो हमारे इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाली हैं। इसको हम फार्मूलाज भी कह सकते हैं। तो चलिए, सर्वसमीकाएँ यानी कि प्रॉपर्टीज़। तो पहली है हमारी a+b²। इसको हम लिख सकते हैं, इसका प्रसार रूप, जो प्रसारित रूप होता है इसका, वो होता है a² + b² + 2ab, इस तरीके से। और एक हमारा होता है a - b², जिसको हम लिख सकते हैं a² + b² - 2ab, इस तरीके से। और एक हमारा जो होता है, 3 ही बताऊंगा गाइस, इस वीडियो में 3 ही सर्वसमीकाएँ बताऊंगा मैं, जो इस क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होने वाली हैं। तो एक होता है हमारा a² - b²। इसका जो प्रसारित रूप होता है, हम इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, यानी कि a + b और a - b। तो ये 3 सर्वसमीकाएँ जो हैं वो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सभी यानी कि चारों पार्ट्स में यूज़ होने वाली हैं। तो चलिए, हम एक एक करके सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट हमें दिया है गाइस 3 + √3 और 2 + √2। तो इसमें कोई भी सर्वसमीका नहीं लग रही है गाइस। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कैलकुलेटिवली सॉल्व करते हैं। तो चलिए, कैसे सॉल्व करते हैं, हम इस कोष्टक का, इस पूरे बहुपद का, इस कोष्टक का इस कोष्टक में गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करवाते हैं। इन दोनों के बीच क्या होता है, गुणा का निशान हम लोग एज्यूम करते हैं।
तो चलिए कैसे कराते हैं गाइस, एक कोष्टक का एक कोष्टक में गुणा कैसे कराते हैं, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक पद का यानी कि एक पद का इस वाले कोष्टक में दोनों, इस वाले कोष्टक के दोनों पदों में हम पहले इस कोष्टक के एक पद का गुणा कराएंगे, फिर इस कोष्टक के दूसरे पद का इस कोष्टक के दोनों पदों में गुणा कराएंगे। तो चलिए पहले हम 3 का गुणा 2 में कराते हैं। 3 इंटू 2, उसके बाद 3 का हम गुणा कराते हैं √2 में, प्लस प्लस का गुणा कराया तो दोनों प्लस के आए। अब 3 प्लस के और √2 प्लस के, तो हम जब प्लस प्लस का गुणा होगा तो निशान प्लस का आएगा, यानी कि 3 इंटू √2। इस तरीके से पहले हमने इस पद का इस कोष्टक के दोनों पदों में गुणा करा लिया, अब इस पद का इस कोष्टक के दोनों पदों में हम गुणा कराएंगे। तो √3 और 2 का जब गुणा कराएंगे तो प्लस प्लस से प्लस √3 गुणा 2, फिर इस कोष्टक का इस कोष्टक से यानी कि प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस √3 और √2। इस तरीके से अब हम क्या करते हैं गाइस, इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 प्लस 3 का √2 में गुणा कराएंगे तो 3 √2, इस तरीके से प्लस 2 √3 प्लस 2 3 6 √6। तो इस तरीके से हम गुणा करवाते हैं। तो हमने गाइस इस व्यंजक को हमने सरल करके इस फॉर्म में बदल लिया और यही हमारा आंसर है। तो चलिए हम दूसरा पार्ट हल करते हैं। दूसरा पार्ट हमें दिया है 3 प्लस √3 और दिया है 3 माइनस √3। तो गाइस आप इस क्वेश्चन में नोट कर सकते हैं कि इसमें हमारी एक सर्व समीका लग रही है। अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, इसको a और इसको b, बिकॉज यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, √3 यहाँ भी है और √3 यहाँ भी है, इसको a b मान लिया तो इसको भी a b मान लिया। हमारी सर्व समीका लग रही है a² माइनस b² बराबर, हम लिख सकते हैं इसको a प्लस b और a माइनस b। तो देखो ये जो व्यंजक दिया है हमें इस फॉर्म में दिया है, क्या इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं गाइस। जब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस फॉर्म में दिए गए व्यंजक को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी सर्व समीका जो है वो सर्व समीका नंबर 3। आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, पीछे हमने बताया है। तो चलिए हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको a माना, इसको b माना। जब a की जगह 3 है और b की जगह √3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की जगह 3 का स्क्वायर और b की जगह √3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आता है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और माइनस जब इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि इसको 2 बार खोलेंगे √3 इंटू √3। जब अंडर में सेम संख्या होती है यानी कि सेम नंबर होता है और अंडर का जब गुणा होता है तो जो संख्या होती है ना वो हम एक बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से 9 माइनस इन दोनों का जब गुणा होगा तो 3 बाहर आ जाएगा, और जब इसको हम 9 से 3 माइनस करेंगे, प्लस माइनस घटते हैं, निशान उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है, यानी कि 9 में से 3 जाएंगे तो आएगा 6 और
प्लस की संख्या जो है प्लस के 9 बड़े हैं, इसलिए प्लस की संख्या आएगी। तो यही हमारा आंसर है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, सरल कर लिया। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 3 हमें गिवन है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। तो गाइस आप लोग नोट कर सकते हैं कि इसमें भी हमारी सर्व समीका नंबर फर्स्ट जो मैंने बताई है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमारी इसमें यूज़ होगी इस क्वेश्चन में। आप लोग ये सेंस कहाँ से डेवलप होगा गाइस? ये सेंस आप में तब डेवलप होगा जब आप लोग इस क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसको हम अगर ए मान लें, इसको बी मान लें, तो हमारी सर्व समीका नंबर फर्स्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका हम प्रसारण कर सकते हैं इस प्रकार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। सर्व समीका नंबर हमारी फर्स्ट, यानी कि प्रॉपर्टी हमारी कौन सी लग रही है? फर्स्ट। आप लोग चेक कर सकते हैं पीछे, ठीक है। तो हमें ये व्यंजक जो है इस फॉर्म में गिवन है, हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए की जगह क्या है? √5 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह क्या है? बी की जगह गिवन है हमें √2, स्क्वायर लगाया बी पे स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2, ये आपस में जो है सब गुणा में है इसलिए हम गुणा लगा देते हैं। ए हमें गिवन है √5 इंटू बी हमें गिवन है √2। तो गाइस हम इसको सॉल्व करते हैं। √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि √5 का गुणा हम √5 में करेंगे, तो हमने जैसे ऊपर किया था ना गाइस, √3 और √3 का गुणा किया था तो 3 बाहर आ गया था। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 हमें मिलेगा, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हमें मिलेगा, प्लस और इनका गुणा करेंगे हम, तो जब असमान संख्याएं हों, जो संख्याएं अंडर रूट में गिवन हों वो समान ना हो, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट लगा रहने देते हैं और उन संख्याओं का गुणा करा देते हैं। जैसे 2 पंजे 10 अंडर रूट, और जो 2 है हमारा वो भी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा होगा, तो हो ही नहीं सकता गाइस, जो होगा तो अपरिमेय संख्या मिलेगी, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जाना। तो 5 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 7, प्लस 5 और 2 को जोड़ा 7, प्लस के स्थान पे प्लस और 2 अंडर रूट 10। सो इस व्यंजक को हमने सरल किया तो हमें मिला ये, इसका यही आंसर होगा। तो चलिए अब अपने पार्ट नंबर हम 4 को सॉल्व करते हैं। 4 हमें गिवन है गाइस। तो फोर्थ पार्ट जो है वो हमें गिवन है गाइस, √5 माइनस √2, इसको हम लिख सकते हैं, और दिया है हमें √5 प्लस √2। आप लोग देखिए इसमें सर्व समीकरण नंबर 3 लग रही है, जो प्रॉपर्टी हमारी लग रही है वो है थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लग रही है हमारी। इसको हम अगर ए माने, इसको बी माने, ये ए होगा हमारा, ये बी होगा। तो ये क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में गिवन है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए के स्थान पे √5 लगा हुआ है स्क्वायर, माइनस बी के स्थान पे दिया है हमें √2 और इस पे लगा है हमें स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो हमें मिलेगा 5 और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे √2 का तो हमें मिलेगा 2, और जब प्लस माइनस घटते हैं निशान उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है, यानी कि 5 माइनस 2 3, प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस के 3। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया।
चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 को ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है गाइस, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, जहां परिधि मान लीजिए c और व्यास मान लीजिए d है, अर्थात पाई इज इक्वल टू c/d। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो गाइज इस क्वेश्चन को कहने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जो वृत्त की परिधि होती है ना, आपको याद होगा वृत्त की परिधि जो होती है हम उसको पाइस मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि जो पाई होती है उसको हम मान लेते हैं c/d। जो परिधि होती है c हमारा जो है वो परिधि है और व्यास को हम d मान लेते हैं। यानी कि पाई जो होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई बराबर 22/7। ठीक है, तो c का मान हमें कितना दिया है 22 और d का मान हमें दिया है 7। ठीक है, ये एडिशनल है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि पाई जो होता है ना वो एक परिमेय संख्या प्रतीत होती है। ठीक है ना, परिमेय संख्या प्रतीत होती है। क्या आप इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ जो प्रतीत हो रहा है ना, जो प्रतीत हो रहा है कि ये परिमेय संख्या है, तो आप इस तथ्य को क्या अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं? तो चलिए हम बिल्कुल कर सकते हैं, इस तथ्य को बिल्कुल हम अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि ये p परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q जो हो वो हमारा 0 के बराबर ना हो। तो एक कंडीशन इसमें फुलफिल होती है परिमेय होने की इसकी, कि ये p/q की फॉर्म में लिखा दिखता है हमें। ठीक है, जहां दोनों p और q दोनों पूर्णांक हैं और जो q है वो हमारा 0 के बराबर भी नहीं है। तो जो ये लग रहा है ना, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिमेय संख्या है। तो क्या आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो बिल्कुल कर सकते हैं। हालांकि ये परिमेय दिख रहा है हमें, लेकिन क्या होता है जब 7 का भाग जब हम 22 में देते हैं, यानी कि अंश में हम जब हर का भाग देते हैं इस पाई की वैल्यू का, तो जो वैल्यू आती है वो आती है 3.147 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो वैल्यू आती है वो होती है अशांत और होती है नॉन रिपीटिंग, यानी कि नॉन रिकरिंग। और जब वैल्यू जो होती है वो नॉन रिकरिंग हो और नो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल ना हो, यानी कि ना ही वो रिकरिंग हो रही हो या ना ही वो रिपीट हो रही हो और ना ही वो टर्मिनेट हो रही हो, यानी कि जो दशमलव है उसका शांत भी नहीं हो रहा है और वो रिपीट भी नहीं हो रही है, हर बार अंक जो है उसका बदल बदल कर आ रहा है, तो ये कंडीशन जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या की कंडीशन होती है, अपरिमेय। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पाई होती है, इसलिए ही तो हम कहते हैं कि पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि जो एक 22/7 जो मान निकाला है किसी मैथमेटिशियन ने, वो एक अनुमानित मान है। क्या है? एक अनुमानित, एक अंदाज लगा के जो है वैल्यू दे दी गई है हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये 22/7। इसकी एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, ना ही वो रिकरिंग है, ना ही वो रिपीटिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है, ना ही वो शांत हो रही है और ना ही वो रिपीट हो रही है। तो इससे हम सिद्ध करते हैं कि पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या है। बस इसका यही आंसर है गाइस।
इसी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता था मैं, बस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम अपने चलते हैं। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो चलिए हम कैसे इसको निरूपित करते हैं। चलिए गाइस, हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। √9.3 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम किस प्रकार करते हैं वो हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक 9.3 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा। मान लीजिए इसकी लंबाई जो है, ये लंबाई जो है वो 9.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसे 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं, ये है ए और ये है हमारा बी। एक ए बी रेखाखंड खींचते हैं हम 9.3 सेंटीमीटर का, और इसको 1 सेंटीमीटर तक, मान लीजिए ये 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, हालांकि नहीं है मेरे पास, स्केल तो नहीं है अभी। इसको हमने मान लिया, एक बिंदु सी तक हमने इसको 1 सेंटीमीटर और खींचा। इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रकार बने रेखाखंड AC, ये रेखाखंड है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, AC रेखाखंड AC का एक लंब समद्विभाजक खींचते हैं, जो AC को, यानी कि AC को बराबर 2 भागों में बांट दे, ऐसा हम एक लंब खींचते हैं समद्विभाजक। ठीक है, जिसको हम लोग समद्विभाजक कहते हैं। लंब समद्विभाजक खींचेंगे जो AC को 2 बराबर भागों में बांट देगा, और जो है बिंदु O पर गिरेगा। जैसे ये रेखाखंड AC है, हम एक लंब समद्विभाजक खींचते हैं। यहाँ से हमने एक लंब समद्विभाजक खींचा जिसने इस रेखाखंड AC को 2 बराबर भागों में बांट दिया। इसको हम, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। ठीक है, O पर काटती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, AO जो है, AO या CO, AO दोनों बराबर भाग हैं, AO और CO को हम वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक जो रेखाखंड है, हम इसको व्यास मान लेते हैं, और जो लंब गिरा है इसने दोनों को बराबर भागों में बांट दिया। तो जो व्यास होगा, जब बराबर 2 भागों में व्यास डिवाइड हो जाता है, तो आधी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है, यानी कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है, यानी AO को या CO को हम क्या करते हैं, वृत्त की त्रिज्या मानकर एक अर्धगोला खींचते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक अर्धगोला खींचेंगे। ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। तो ठीक है, जब ऐसा करके हम गोला बनाएंगे, ऐसा करके गोला बनाएंगे इस पर, तो क्या होगा, ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा और ये पूरा व्यास हो जाएगा। तो हम, ठीक है, पूरा गोला ना खींच के हम क्या करते हैं, अर्धगोला खींचते हैं। अर्धगोला इस प्रकार से हमने अर्धगोला खींचकर हम क्या करते हैं, बिंदु B से, बिंदु B कहाँ है हमारा, ये बिंदु B से AC पर लंब खींचते हैं, जो अर्धवृत्त की परिधि को क्या करता है, बिंदु D पर काट दे। तो हम क्या करते हैं, बिंदु B से AC पर एक लंब खींचते हैं। एक कोई हमने लंब खींचा ऐसा करके, बिंदु B पे एक लंब खींचा हमने। ठीक है, बिंदु B पर हमने एक लंब खींचा जो AC को क्या कर रहा है, AC पर हमने एक लंब खींचा जो बिंदु B पर आया है, और जो ये बिंदु जो है उसको हम D मान लेते हैं। D, ये बिंदु जो आया वो हमारा D बिंदु हो गया। जो अर्धवृत्त की परिधि है, ये परिधि होती है ना, वृत्त की परिधि होती है, यानी कि जो अर्धवृत्त की परिधि पर एक लंब खींच दिया हमने बिंदु D मान के। अब क्या करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा, अब इसमें क्या बन रहा है गाइस, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखें तो एक हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें जो है क्या लगेगा, इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग आगे पढ़ोगे पाइथागोरस प्रमेय जब आएगी, तो अभी इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं हम लोग।
सिर्फ हम लोग इतना देखते हैं कि इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, समकोण त्रिभुज जो पाइथागोरस प्रमेय यूज़ होती है वो समकोण त्रिभुज में यूज़ होती है। तो पाइथागोरस की डिटेल में ना जाके सिर्फ हम इतना समझ लेते हैं कि इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस समकोण त्रिभुज में जो हमें मान दिया है ना BD का जो मान दिया है, जब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसकी डिटेल में ना जाके सिर्फ हम इतना समझ लेते हैं कि कर्ण जो है कोई वैल्यू इन्होंने समझ ली होगी, ठीक है, और आधार कुछ समझ लिया होगा। तो जो BD निकल कर आएगा, अभी हम इसकी कैलकुलेशन में जाएंगे तो बहुत डीप हो जाएगा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इस जो BD निकल कर आया इसकी जो वैल्यू आएगी, इससे हम यहाँ से आधार की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से कर्ण की वैल्यू रखेंगे, और जो लंब यहाँ से आ रहा है ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं, हमने पहले ही कैलकुलेशन करके इसकी रख ली है। प्री कैलकुलेटेड जो इसकी वैल्यू है लंब की वो आ रही है हमारी √9.3। तो जो BD है ठीक है, जो BD है अगर इसको हम ऐसा करके गिरा दें तो ये इस प्रकार से गिर के यहाँ आ जाएगी इतनी लंबी, यानी कि E पॉइंट। अगर हम इसको E पॉइंट मान लें, अगर हम इसको गिराएंगे, ठीक है, इसको हम गिराएंगे तो ये जो लंब है वो गिरकर इतना यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इतनी, B से E तक की जो दूरी होगी वो हमारी BD के बराबर होगी। यानी कि इस लंब को BD लंब को हमने गिराकर इस फॉर्म में अगर हम करें BE की फॉर्म में, तो जो BD की वैल्यू होगी वही BE की वैल्यू होगी। यानी कि अगर इस पॉइंट की वैल्यू 9.3 √9.3 आ रही है तो हम यहाँ भी जो है 9.3 कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, √9.3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी हमारी √9.3। यानी कि हमने ये संख्या रेखा बनाई थी, इस संख्या रेखा पर हमने 9.3 को दर्शा दिया, यानी कि निरूपण कर दिया। तो यानी कि जो BD है वो बराबर किसके, BE की। अगर हम BD को गिराएंगे तो BE के बराबर हो जाएगी, यानी कि BD = BE। और जो BD की वैल्यू है वो क्या है, √9.3। जो BD की वैल्यू होगी वही तो BE की वैल्यू होगी, एंड दैट इज़ द आंसर। हमने √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया, इसका आंसर यही होगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का, निम्नलिखित यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट दिए गए हैं हमें, और बोला गया है कि इनके हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो कैसे करते हैं गाइस, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को अपने सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया है वो हमें दिया है 1/7। गाइस परिमेयकरण करने का जो मतलब है वो ये है कि जो अंडर रूट की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से यानी कि हर से हटाकर हम सीधे इसको अंश के रूप में मतलब लेके आ सकें। यानी कि जो अंडर रूट की वैल्यू है वो हर से हटा दो, यहाँ से हर से जो है वो हट जाए। यही मकसद होता है परिमेयकरण करने का, यानी कि रेशनलाइजेशन करने का। तो हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें हर में दी होती है उसको ही हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, यानी कि इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। अगर हम √7 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। हम सिर्फ हर में या अंश में नहीं करा सकते गाइस। अगर हम √7 का सिर्फ अंश में गुणा कराएंगे तो जो हमारा सवाल होगा वो चेंज हो जाएगा।
यानी कि इसका गुणा यहाँ होगा तो √7 से √7 कट जाएंगे तो आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि जो हमें सवाल दिया था, क्वेश्चन दिया था, वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो ऐसा करना है हमें कि चेंज नहीं होना है, ठीक है। अगर हम इसको √7 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमें अगेन यही मिल जाएगा। इसलिए हम परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो हर होता है उसको अंश और हर दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, दोनों में गुणा कर देते हैं। तो जब √7 का हम एक में गुणा करेंगे तो आएगा √7, और जब √7 और √7 का जब हम आपस में गुणा करेंगे, ठीक है, हमने बताया है अभी, जब दो अंडर रूट का गुणा होता है और दोनों अंडर रूट में सेम संख्या होती है तो एक संख्या जो होती है वो बाहर आ जाती है। यानी कि √7/7 दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर गाइज आप लोगों को भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है जिसमें बताया है मैंने कि भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं और भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट का हम परिमेयकरण करते हैं। 1/1/7 माइनस √6, इसका हमें परिमेयकरण करना है गाइस। तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हर हमें दिया होता है तो उसका हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब एक पद में दिया हो, हर जो हो वो एक पद में दिया हो तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब हमें हर दो पद में दिया हो तो मतलब परिमेयकरण करना कैसे करते हैं, बस हम ये सेंस लगाते हैं कि इसमें कौन सी हमारी सर्वसमीका यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हम √7 माइनस √6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो होगा वो माइनस का कराएंगे अगर, तो माइनस माइनस से माइनस ही हो जाएगा और अंडर रूट नहीं हट पाएगा। तो हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करने के लिए हम नीचे वाले हर में जो व्यंजक दिया होता है उसका जो है अपोजिट, यानी कि यहाँ माइनस दिया है तो हम प्लस करके क्या करते हैं, हम इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1/√7 माइनस √6, इसका परिमेयकरण कराने के लिए हम क्या करते हैं, √7 प्लस √6 का ऊपर मल्टीप्लाई और √7 प्लस √6 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर हम यहाँ माइनस रखेंगे तो हमारी कोई भी सर्वसमीका नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। हमने इसलिए प्लस लगाया कि इसको अगर ए मानेंगे, इसको अगर बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो एक बार प्लस का और एक बार माइनस वाली हमारी सर्वसमीका लग जाएगी, जिससे ये स्क्वायर चढ़ जाएगा इस पर, और स्क्वायर चढ़ने के बाद जो अंडर रूट होता है वो हर में से हट जाएगा, और यही मकसद होता है हमारे परिमेयकरण करने का। तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा जब इसमें कराएंगे और इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो हमें मिलेगा, इसका गुणा एक में होगा तो आएगा √7 प्लस √6, ठीक है। और इसका जब गुणा कराएंगे तो ए इसको हमने मान लिया, बी इसको मान लिया, ए इसको मान लिया, इसको बी मान लिया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, सॉरी इसमें सर्वसमीका जो लगेगी वो लगेगी a² प्लस b² बराबर एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, ये सर्वसमीका हमारी लगेगी। अगर इसको हम देखें तो ये इस फॉर्म में बना हुआ है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर, ठीक है। और हम लिख सकते हैं माइनस बी की जगह में क्या दिया है, √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब √7 प्लस √6 जब इसको हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस 6, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस √6, और 7 में से 6 जाएगा 1,
यानी कि प्लस माइनस घटते हैं और निशान उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, 1 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा √7 प्लस √6 एंड दैट इज़ योर आंसर। तो हमने इस प्रकार इसका परिमेयकरण कर दिया। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है कि जो हर होता है, अंडर रूट जो दिया होता है हर में, उसको हमें हटाना होता है, बस सिंपल, इतना समझिए आप। तो हम चलिए, हमारा तीसरा पार्ट है। हमारा तीसरा पार्ट है 1/√5 प्लस √2। ठीक है, यही हमारा थर्ड पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, सर्व समीकरण बनाने के लिए हम इस हर का जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बशर्ते अपोजिट साइन में। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें हम √5 माइनस √2 का यहाँ गुणा कर देते हैं और √5 माइनस √2 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जिससे हमारी सर्व समीकरण लग जाएगी। और थोड़ा डायरेक्ट करते हैं गाइस इसको। ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे हम √5 माइनस √2, इसका जब गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो √5 माइनस √2, इसको जब खोलेंगे तो 5 माइनस इसको खोलेंगे तो 2, और जब √5 माइनस √2 ऊपर, और 5 माइनस 2 यानी कि 3, प्लस के बड़े हैं इसलिए 3। ठीक है, जब इसका भाग लगाएंगे हम तो यही आ जाएगा और यही आपका जो होगा आंसर होगा। भाग लगा के नहीं दिखा रहे हैं गाइस हम। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा परिमेयकरण हो गया। इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट का अपना परिमेयकरण करते हैं। फोर्थ पार्ट हमें दिया है फोर्थ पार्ट हमें दिया है 1/√7 माइनस 2। इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, √7 यहाँ माइनस दिया है ना, हम प्लस लेते हैं। जैसे कि हमने प्लस दिया था, हमने माइनस लिया था सर्व समीकरण बनाने के लिए। इसी तरीके से जब माइनस दिया हो तो हम प्लस लेंगे सर्व समीकरण बनाने के लिए, और जो प्लस लेंगे हम वो ही सेम चिन्ह इसके अंश में और हर दोनों में रखेंगे, जिससे ये कट जाएगा। तो हमारे सवाल में जो है, हमारा क्वेश्चन जो है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से √7 माइनस दिया है +2/√7 प्लस 2। इसी तरीके से जब हम इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कराएंगे तो हम पाएंगे √7 प्लस 2 इसमें हम वही सर्व समीकरण लग गई हमारी, कौन सी, a² माइनस b², यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये सर्व समीकरण हमारी लग गई। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को देखिए, ये इस फॉर्म में है ना, ये जब इस फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a की जगह में क्या दिया है, a b, a की जगह में क्या दिया है, √7 का स्क्वायर, माइनस b की जगह में दिया है 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, जब इसको खोलेंगे तो √7 प्लस 2 √7 का स्क्वायर करते हैं तो 7, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4। इसी तरीके से √7 प्लस 2 7 माइनस 4, यानी कि 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो ये हो गया हमारा आंसर। परिमेयकरण हमने कर दिया। यानी कि परिमेयकरण करने का टोटल मकसद ये होता है कि जो रूट है वो डिनोमिनेटर से हट के, यानी कि हर से हट जाए, बस दैट्स इट। ये गाइस हमने एक्सरसाइज 1.5 पूरी कंप्लीट कर ली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आगे हम और भी चैप्टर कवर करेंगे, आगे हम एक्सरसाइज लाएंगे 1.6। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल एंड
शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स, विद योर फेवरेट फ्रेंड्स, ताकि उनका भी भला हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद, जय भारत।